वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने जो टॉपिक लिया है आज का वो है हमारा कैनाल सिस्टम यानी कि नहर प्रणाली। तो कैनाल सिस्टम में हम पहले भी कुछ डेफिनेशन आपको दे चुके हैं। कैनाल जो होती है यानी कि नहर जो होती है वो बहुत पहले डिज़ाइन की जाती है और नहर से पानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चलता रहता है। तो नहर हर जगह पॉसिबल नहीं है और नहरों में पानी जो होता है वो 12 मासी, छमाही और बरसाती नहरें होती हैं। तो नहर के ज़रिए भी हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, जैसे इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे कि कैनाल सिस्टम में बोला है इन्होंने कि नदी पर हेडवर्क्स का निर्माण करके, जो कोई नदी है हमारे पास, कोई नदी जा रही है, उस नदी में हमने एक हेडवर्क बनाया और वहाँ से हमने कोई कैनाल काट दी। तो नदी पर हेडवर्क्स का निर्माण करके मुख्य नहर निकाली जाती है। इस मुख्य नहर में से कई शाखाएं नहर निकलती हैं, फिर इन शाखा नहरों में से डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स निकलती हैं। हेडवर्क्स क्या होता है? नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ना और नहर में न्यूनतम सीड्स हेड पर सिल्ट रहित जल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहर के सीड्स पर किए जाने वाले निर्माण कार्य को हेडवर्क्स या नहर हेडवर्क्स कहते हैं। हेडवर्क्स के मुख्य उद्देश्य नहर में जल स्तर ऊंचा उठाना, नदी के घटते बढ़ते जल स्तर को कंट्रोल करना और सिल्ट को नहर में जाने से रोकना होता है। मेन यानी कि मुख्य नहर नदी या जलाशय पर बने हेडवर्क से सीधे पानी ग्रहण करने वाली नहर मुख्य नहर कहलाती है। ये नहरें हेडवर्क से पानी ग्रहण करके और अन्य शाखा नहरों को पानी की आपूर्ति करती हैं। इनमें पानी की मात्रा और वेग काफ़ी अधिक होता है और इन नहरों के पानी से सीधे सिंचाई नहीं की जाती। ये नहरें अन्य नहरों के लिए फीडर नहर कार्य करती है। अब आती है हमारी ब्रांच कैनाल, शाखा नहरें। पानी का वेग डिस्चार्ज कम करने के लिए सिंचाई क्षेत्र के पास मुख्य नहर पर क्रॉस रेगुलेटर बनाकर जल धारा ले जाने वाली नहर शाखा नहर एक मुख्य नहर से शाखा नहरें निकाली जाती हैं और ये नहरें पानी की सिंचाई क्षेत्र के काफ़ी नज़दीक पहुंचा देती हैं। इन नहरों से सिंचाई नदी नहीं की जाती और ये अन्य क्षेत्रों से जल स्तर ऊंचा हो जाता है। शाखा नहरें विभिन्न क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी रजवाहे या बितरिका। रजवाहे बितरिका शाखा नहरों से निकल जाती हैं और ये शाखा नहरों से निकलने वाली उपशाखा को रजवाहे बितरिका कहते हैं। रजवाहों पर मोगा बनाकर गूलों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। रजवाहों में डिस्चार्ज 0.25 से 5 क्यूबिक के मध्य होता है। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी ये नहरें रजवाह अथवा शाखा नहरों से निकाली जाती हैं। इन नहरों पर मुख्य उद्देश्य गूलों की कुल लंबाई कम करना है। यदि गूल की लंबाई 3 किलोमीटर से अधिक हो रही हो तो वहाँ पर माइनर निकाल दी जाती है और गूल मोगों से खेतों तक पानी पहुँचाने वाली कच्ची नाली को गूल कहते हैं। कच्ची नालियों का निर्माण किसानों को ही करना पड़ता है और इनकी लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पार्ट है जो मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, बट मेरा इस लेक्चर में सबसे मेन जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि जो हमारे नहर के मुख्य पार्ट्स होते हैं। मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं ये सब कुछ दिखा रखे हैं यहाँ पे कि किसी भी पार्ट्स ऑफ कैनाल एंड देयर द फंक्शन, नहर के अंग और उनके कार्य। तो जब हम नहर को डिज़ाइन करते हैं, तटबंध होता है, बर्म होता है, इंस्पेक्शन रोड, काउंटर बर्म, डोला,
बोरोपिट अतिरिक्त बंद, नहर की भूमि चौड़ाई, नाली तल पत्थर बार। सबसे पहले बात आती है तटबंध की। बैंक, नहर खंड में पानी को दाएं या बाएं फैलने से रोकने के लिए। अब यहाँ पर आप देखें तो ये बैंक है, यानी कि तटबंध है। एक तो हमने यह बनाया तटबंध, एक हमने यह बनाया। तो किसी भी नहर को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी साइड में एक बैंक बनाते हैं। तो नहर खंड में पानी को दाएं या बाएं फैलने से रोकने के लिए बाहरी पानी को नहर में घुसने से रोकने के लिए समुचित ऊंचाई की मिट्टी के किनारे बनाए जाते हैं, जिन्हें हम तटबंध कहते हैं। तो तटबंध क्या होते हैं कि ना तो नहर में हमारे बाहर का पानी आ सकता है और ना ही नहर से हमारा पानी बाहर जा सकता है। तटबंध इतना चौड़ा होता है कि जिससे कि संतृप्त रेखा के ऊपर 0.5 मीटर का कवर बना रहे, और इन अवस्थाओं में नहरों के खंड भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे कोई नहर दिखा रखी है जो हमारी, ये ग्राउंड लेवल है। ये जो लाइन हमारे पास है ये ग्राउंड लेवल की है, ये लाइन ग्राउंड लेवल की है, और ये हमें तटबंध बना रखी। नहर जब पूर्ण कटाव में हो, पूर्ण कटाव का मतलब होता है FSL, फुल्ली सप्लाई लेवल। पूर्ण कटाव यानी कि पूरी नहर हमारी जो हो वो नीचे की ओर। इस अवस्था में तटबंध नहरों के दोनों ओर केवल निरीक्षण मार्ग बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें संतृप्त रेखा अथवा ध्रुवीय ढाल रेखा का कोई प्रभाव तटबंध पर नहीं पड़ता है। तटबंध की ऊंचाई कम होती है और ऊपरी चौड़ाई न्यूनतम रखी जाती है। तटबंध का ऊपरी चौड़ाई न्यूनतम रखी जाती है। तटबंध का साइड ढाल 1:1/2 अनुपात 1 या 2 अनुपात 1 मृदा के प्रकार के अनुसार रखा जाता है। अब इसके बाद आता है जब नहर आंशिक कटाव या आंशिक भराव में हो। ऐसी नहर एक तो क्या है कि कुछ कटाई में भी हो कुछ भराई में हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो नहर सिर्फ पूरी कटाई में थी, पानी का जो FSL लेवल था वो एक नीचे था। फुल सप्लाई लेवल में आप देख रहे हैं FSL लेवल ऊपर, कुछ ऊपर है। तो ये नहर ऐसी है कि कुछ ज़मीन के अंदर भी है, कुछ ज़मीन से ऊपर भी है। तो जब नहर आंशिक कटाव या आंशिक भराव में हो तो इस अवस्था में नहर के किनारे तटबंध पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, और इनकी ऊंचाई पूर्ण जल स्तर फुल सप्लाई लेवल पर निर्भर करती है। तो फुल सप्लाई लेवल अब हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे का है, तो मानिए वो पूर्ण कटाव में है, और ग्राउंड लेवल से सप्लाई लेवल कुछ ऊपर है, तो वो पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग में बनाई गई नहर है। तो जब तटबंध का खंड ध्रुवीय ढाल रेखा पर निर्भर करता है, तटबंध की ऊपरी रेखा ऊपरी चौड़ाई और पहाड़ ढाल इस प्रकार रखना चाहिए कि ध्रुवीय ढाल के ऊपर न्यूनतम 0.5 मीटर का आवरण बना रहे, ये ज़रूरी है। अब बात यह आती है कि जब नहर पूर्ण भराव में हो, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जो हमने सारी नहर को भराव में बनाते हैं। इस अवस्था में नहर दोनों तटबंध भूमि तल से ऊपर बनाए जाते हैं, और तटबंध की ऊंचाई अधिक और इसका खंड बड़ा होता है। इसके खंड का आकार कम करने के लिए तटबंध के मध्य में गारा मिट्टी की कोड़ दीवार के अनुसार बना दी जाती है, जो ध्रुवीय ढाल रेखा को नीचे की ओर मोड़ देती है। जब नहर पूर्ण भराव में अगर होती है तो क्या करा इन्होंने, बैंक बनाई SGL का मतलब इन्होंने लिखा था अभी यहाँ पे, और ये इन्होंने यहाँ पे कोरवाल एक बोल बनाई है जिसके जरिए इन्होंने इसको मिट्टी से रोका है। वर्म क्या होता है? वर्म भूमि तल पर कटाव के ऊपरी किनारे और बैंक के भीतरी किनारों के बीच एक स्ट्रिप को बर्म कहते हैं। तो यहाँ पे बर्म का काम किसने किया?
भूमि तल पर कटाव के ऊपरी किनारे और बैंक के भीतरी किनारे के बीच एक 36 पट्टी को बरम कहते हैं। बरम नहर खंड के दोनों ओर बनाए जाते हैं। नहर खंड का ढाल कटाव में 1:1 तथा भराव में 1:1/2 अनुपात 1:1 का मतलब होता है 1:1। इसका मतलब हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल, इस तरीके से भराव। अब यहाँ इसने दिया है कि 1/2 अनुपात 1। पूर्ण कटाव में फुल्ली सप्लाई में से 0.5 मीटर ऊपर चौड़ाई का बनाया जाता है, जिसे डीप में पानी की गहराई कहते हैं। तो ये फाइनल, ये बर्म है, बर्म में यहाँ दिखा रखा है, ये बैंक है, ये बर्म है और ये डेप्थ ऑफ कैनाल है। पूर्ण कटाव में बर्म फुल सप्लाई लेवल से 0.5 मीटर ऊपर और डेप्थ लगा बनाया जाता है, जहाँ डी नहर में पानी की गहराई। आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बर्म प्राकृतिक सतह तल नेचुरल सप्लाई लेवल अर्थात भूमि ग्राउंड लेवल पर 2D चौड़ाई का बनाया जाता है। तो फुल सप्लाई लेवल से 0.5 मीटर ऊपर डी चौड़ाई का बनाया जाता है, जहां डी नहर में पानी की गहराई है। आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बर्म प्राकृतिक सतह तल अर्थात ग्राउंड लेवल पर 2D चौड़ाई का बनाया जाता है। फुल सप्लाई पर 2D से 3D तक की चौड़ाई का बनाया जाता है। नहर में बर्म निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। भविष्य में यदि नहर की चौड़ाई बढ़ानी हो तो बर्म काट कर चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। बहुत सही। नहर में अचानक बहुत पानी आ जाने से बर्म के कारण तटबंध के टूटने की संभावना बहुत कम होती है और दोनों तटबंध बर्म के कारण जल धारा के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए लहरें द्वारा होने वाले कटाव से सुरक्षित रहते हैं। बर्म के ऊपर सिल्ट धीरे धीरे जमा होती रहती है। सिल्ट की परत अपारगम्य होती है, जिससे पानी का रिसन कम हो जाता है। तो बर्म क्या होती है, जैसा कि हमारे पास ये हमने एक बैंक बनाया, बैंक की साइड में बर्म बना दिया। बर्म पे क्या एक सिल्ट की लेयर लग जाती है, जिससे पानी का रिसन नहीं होता है। बर्म के ऊपर सिल्ट धीरे धीरे जमा होती रहती है। सिल्ट की परत अपारगम्य होती है, जिससे पानी का रिसन कम हो जाता है। तटबंध के किनारों पर से गिरने वाली मिट्टी या पत्थर बर्म पर ही रुक जाते हैं और नहर में गिरकर बहाव में अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। डोलों पर चलने वाले पार्थिव भी गिरने पर बर्म के ऊपर रुक जाते हैं। नहर की मरम्मत के समय निर्माण सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, रोड़ी, औजार आदि बर्म की पर एकत्रित किए जा सकते हैं, या अगर नहर की मरम्मत के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है तो बर्म पर बोरोपिट खोदकर मिट्टी प्राप्त कर लेते हैं। ये बोरोपिट जलधारा की सिल्ट द्वारा शीघ्र भर जाते हैं। इंस्पेक्शन रोड। वह सड़क जो किसी नहर के तटबंध के ऊपर नहर के निरीक्षण एवं मरम्मत के लिए बनाई जाती है, इंस्पेक्शन रोड या सर्विस रोड कहलाती है। ये होती है इंस्पेक्शन रोड, जो हम बैंक की साइड से बनाते हैं। वह रोड जो किसी नहर के तटबंध के ऊपर, जैसे हमारे पास ये हमने नहर का लेवल है, ये अपनी बर्म हो गई, ये तो यहाँ पे हम एक इंस्पेक्शन रोड बना देते हैं और सर्विस रोड कहलाती है। इसको सर्विस रोड कहते हैं। मुख्य नहरों में इंस्पेक्शन मार्ग दोनों तटबंधों पर बनाए जाते हैं, जो शाखा नहर
और रजबा के केवल बाएं तटबंध पर सड़क बनाई जाती है। माइनर पर सड़क नहीं बनाई जाती है, ये सड़कें कच्ची ही बनाई जाती हैं। इनके ऊपर केवल बजरी की एक परत बिछा देते हैं। इनका प्रयोग केवल जीप या कार के लिए ही किया जाता है। बाहरी वाहनों को इस सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होती। जितनी भी नहरें होती हैं आप देखते होंगे उनकी साइड में इंस्पेक्शन इनकी सर्विस रोड होता है, जिस पर हम वाहन चला सकते हैं और बाहरी वाहन चलाने की परमिशन नहीं होती है। यदि सड़कों का यूज़ सार्वजनिक यातायात के लिए किया जाना हो तो इन्हें बिटुमिन्स या रोड़ी के द्वारा पक्का कर दिया जाता है। इंस्पेक्शन रोड का फुल सप्लाई लेवल लगभग 0.5 से 1.5 मीटर तक ऊंचा रखा जाता है। इंस्पेक्शन रोड देखो यहाँ लिखा रखी है इंस्पेक्शन रोड। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये इंस्पेक्शन रोड बनाई है इन्होंने, ये डोवल हमारा है। तो हमारा इंस्पेक्शन रोड जो है वो आधा मीटर से 1.5 मीटर तक फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा होना चाहिए। मुख्य नहर पर बाएं किनारे की सड़क 6 मीटर चौड़ी और दाएं सिरे की सड़क 4 से 5 मीटर चौड़ी बनाई जाती है और शाखा तथा उपशाखा नहरों पर ये सड़कें 5 मीटर चौड़ी तथा रजबाहों पर 3 से 4 मीटर चौड़ी बनाई जाती हैं। उत्तर भारत में सामान्य नहरें उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और प्रातःकाल में पूर्व से पश्चिम की ओर देखने पर विजिबिलिटी अच्छी होती है। उत्तर भारत में सामान्य नहरें उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। प्रातःकाल में पूरब से पश्चिम की ओर देखने पर विजिबिलिटी अच्छी होती है। इस कारण पहले इंस्पेक्शन रोडें पूर्वी तट पर बनाई गई थी और बाद में यह प्री पार्टी कन्वेंशन बन गई। काउंटर बर्म क्या होता है? तटबंध नहरों के पानी को रोकते हुए और SGL द्रवीय ढाल रेखा तटबंध अंदर से गुजरते। तटबंध की स्थिति के लिए द्रवीय ढाल रेखा तटबंध के बाहरी फलक को काटते हुए नहीं गुजरनी चाहिए। न्यूनतम कवर 0.5 मीटर तक का आवश्यक रहना चाहिए। अगर द्रवीय ढाल रेखा तटबंध के बाहरी फलक के बाहर निकल रही हो तो न्यूनतम आवड़ देने के लिए मिट्टी डालकर एक काउंटर बम बना देना चाहिए जिसे द्रवीय ढाल रेखा के अंदर दब जाती है। डोवल यानी कि डोबला या डोवल निरीक्षण सड़क चलने वाले यातायात और मनुष्य को नहर में गिरने से बचाने के लिए तटबंध के शीर्ष पर नहर की ओर एक मिट्टी का डोला बना दिया जाता है। डोला को सड़क तल से ऊंचाई 0.5 मीटर जिसके शिखर की लगभग 0.5 मीटर रखी जाती है। इसका साइड का जो ढाल है वो 1:1/2 अनुपात 1 रखा जाता है। वर्षा का पानी डोला की ओर एकत्र न हो इसके लिए इंस्पेक्शन मार्क 1:30 का दिया जाता है। वर्षा का पानी डोला इसके लिए इसका मार्ग दिया जाता है। ठीक है। आता बोरोपिट जब नहर पूर्ण भराव में या अथवा आंशिक भराव में बनाई जाती है तब नहर की खुदाई से प्राप्त मिट्टी नहर के तटबंध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। ऐसी अवस्था में तटबंध बनाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए नहर सीमा के पास की भूमि अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर ली जाती है और कृषकों को उसकी क्षतिपूर्ति धनराशि दे दी जाती है। इस अस्थायी भूमि पर 0.60 मीटर गहरे खदान गड्ढे खोदकर अतिरिक्त मिट्टी प्राप्त की जाती है। ये खदान गड्ढा समलंब आकृति का ही खोदा जाता है। दो क्रमागत गड्ढों के मध्य लगभग 2 मीटर का अंतराल रखा जाता है। बोरोपिट कहलाते हैं।
देखो क्या होता है, बोरोपिट जैसे हम उनको नहर का डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम कुछ जगहों पर इस टाइप से गड्ढे खोद देते हैं, और ताकि हम मिट्टी कहीं डाल सकें। यदि नहर सीमा के बाहर भूमि उपलब्ध न हो तो वहाँ खदान गड्ढे नहर खंड के मध्य में बनाए जा सकते हैं। इनकी चौड़ाई नहर चौड़ाई की आधी और अधिकतम गहराई 1 मीटर रखी जाती है। इन खदानों का मध्य अंतराल इनकी लंबाई का आधा रखा जाता है। ये गड्ढे कुछ समय बाद सिल्ट से भर जाते हैं और पहले नहर के अंदर ही गड्ढे खोदकर मिट्टी प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसमें मिट्टी की आवश्यकता पूर्ण ना हो सके तो बाहरी गड्ढों से मिट्टी प्राप्त करनी चाहिए। तो पहले जब हम नहर बनाते थे, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम नहर बनाते हैं, सपोज ये हमारी एक नहर है, मैं एक फिगर बना दूँ, ये एक हमारी एक नहर है, इस टाइप से ये हमारी एक नहर है। अब हमें मिट्टी खोदनी है और यहाँ डालनी है डोबल पे, तो हमें चाहिए कि हम यहीं पर ही एक गहरा गड्ढा और खोद दें और यहाँ की मिट्टी उठा कर सिर्फ यहाँ डाल दें ताकि हम डोबल बना सकें। और ये जो गड्ढा हमारा है ये सिल्ट के ज़रिए ऑटोमेटिक खुद भर जाएगा। ये जो गड्ढा हमारा है तो सिल्ट के ज़रिए खुद ही भर जाएगा। यदि नहर सीमा के बाहर भूमि उपलब्ध न हो तो ये बोरोपिट नहर खंड के मध्य बनाए जा सकते हैं और इनकी चौड़ाई नहर चौड़ाई की आधी या अधिकतम 1 मीटर रखी जाती है। इन खदानों के मध्य अंतराल इनकी लंबाई का आधा रखा जाता है और ये गड्ढे कुछ समय बाद सिल्ट से भर जाते हैं और पहले नहर के अंदर ही गड्ढे खोदकर मिट्टी प्राप्त करनी चाहिए। अगर इससे मिट्टी की आवश्यकता पूर्ण हो सके तो तभी बाहरी गड्ढे से मिट्टी प्राप्त करनी चाहिए। स्पॉइल बैंक, अतिरिक्त बंद। जब नहर पूर्ण कटाव या आंशिक कटाव में बनाई जाती है तो नहर से खुदाई के समय बहुत ज़्यादा मिट्टी से तटबंध बनाए जाते हैं। अगर तटबंध डोला आदि बन जाने के उपरांत भी कुछ मिट्टी शेष रह जाती है तो उसे तटबंध के समांतर बाहर की ओर समलंबाकार डेरों में एकत्र किया जाता है, स्पॉइल बैंक, और इन्हें ही हम अतिरिक्त बंद कहते हैं। आवश्यकता अनुसार ये बंद नहर के दोनों ओर बनाए जा सकते हैं। ये बंद लगातार तटबंध की तरह ही नहीं बनाए जाते, इनके बीच में नाली का पानी बाहर निकालने के लिए आवश्यक अंतराल रखा जाता है। स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक जो है हमारी पहली वाली बैंक के बाद में हम बना सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास ये तो नहर हो गई, ये हमारे पास बैंक डबल हो गई, ये ड्रेनेज बैंक, ये स्पॉइल बैंक जो है जो हमारे पास मिट्टी निकली है उसके ज़रिए हम बना सकते हैं। लैंड विड्थ ऑफ कैनाल, नहर की भूमि चौड़ाई। नहर खंड के सभी स्थायी निर्माण कार्य हेतु भूमि की एक निश्चित चौड़ाई की आवश्यकता होती है। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा किसानों से स्थायी रूप से क्षतिपूर्ति राशि देकर अधिकृत कर ली जाती है। भूमि की इस चौड़ाई को परमानेंट लैंड विड्थ कहते हैं। और भूमि चौड़ाई बोरोपिट खोदने हेतु कुछ नहरों में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त भूमि की चौड़ाई को अस्थायी भूमि चौड़ाई कहते हैं। बाद में अस्थायी भूमि किसानों को वापस कर दी जाती है। नाली ड्रेन, नहर के डोला, नहर के डोला निरीक्षण मार्ग आदि का वर्षा जल बाहर निकालने के लिए तटबंध के समांतर तथा बाहर की ओर एक कच्ची नाली बना दी जाती है। इसकी गहराई 0.5 मीटर और चौड़ाई 0.60 मीटर रखी जाती है। नाली में एक अनुपात 1 का पहाड़ डाल दिया जाता है और नाली में उचित जल निकासी हेतु अनुलंब ढाल भी दिया जाता है। बेड वार, नहर का अलाइनमेंट प्रदर्शन करने के लिए नहर की तली पर कुछ अंतराल पर
तो पत्थर स्थगित कर जाते हैं और बड़ी नहरों में नहर की मध्य रेखा पर 500 मीटर के अंतराल पर तल और छोटी नहरों में 100 मीटर के अंतराल पर नहर का पूरा खंड सीमेंट कंक्रीट से बना दिया जाता है। तल पत्थर 1 गुणा 1 1.25 मीटर का बना होता है। अगर नहर का कटाव हो रहा है तो ये पत्थर तली से ऊपर निकले हुए दिखाई देने लगती है। यदि सिल्ट हो रही है तो पत्थर सिल्ट के नीचे दब जाते हैं। जब नहर की सिल्ट की सफाई की जाती है तो ये पत्थर के शीर्ष तक की जाती है और सीमेंट कंक्रीट पर की तली पर दोनों सिरों पर कट ऑफ बना दिए जाते हैं, जिससे इनकी स्थिति बढ़ जाती है। नहर खंडों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पद। नहर का आधार तल, वेट लेवल ऑफ कैनल। नहर का पानी नहर के जिस तल से ऊपर बहता है उसे नहर का आधार तल कहते हैं। नहर का आधार तल की चौड़ाई ही नहर की चौड़ाई कहलाती है। आधार तल की चौड़ाई b पानी की गहराई पर निर्भर करती है। 15 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज के लिए गहराई निम्न के सूत्र से ज्ञात किया। d इक्वल टू 0.5 अंडर रूट बी। डी क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर और बी क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल। लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, नहर में ग्रेविटेशनल प्रभाव बनाए रखने के लिए नहर की तली में अनुलंब दिशा में जो ढाल दिया जाता है उसे नहर का अनुलंब ढाल कहते हैं। कच्ची नहरों में यह ढाल कम रखा जाता है और लाइनिंग वाली नहरों में यह ढाल अधिक रखा जाता है। कच्ची नहरों से अधिक जल से कटाव और अत्यधिक कम ढाल से सिल्टिंग होने लगती है और ढाल ऐसा रखा जाता है कि न तो कटाव हो और न ही सिल्टिंग हो। साइड स्लोप, नहर का पार्श्व ढाल सोइल की किस्म पर निर्भर करता है। साइड जो स्लोप बनाती है ना, तो साइड स्लोप जो है वो सोइल की किस्म पर निर्भर करता है। नहरों के किनारों पर ढाल ही पार्श्व ढाल कहलाता है। विभिन्न प्रकार की सोइल के लिए जो ढाल है वो अलग अलग होते हैं। कच्ची नहरों के लिए सोइल की किस्म के अनुसार साइड स्लोप का मान नीचे तालिका में दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब हमारी लूज सोइल अगर है तो उसके लिए कटाव में और भराव में ही, कटाव में 1.5 अनुपात 1 से 2 अनुपात 1 तक, और अगर नहर हम बना रहे हैं भराव में तो उसका ढाल हमारे 2.1 से लेकर 3.1 तक चाहिए। रेतली मिट्टी में कटाव ये, रेतली मिट्टी ग्रेवल में ये, मुरम में ये और चट्टान में ये, तो सब अलग अलग तरीके से हम स्लोप बनाते हैं। डिपेंड करता है सोइल की वियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग के ज़रिए अगर कोई नहर हम चट्टान में बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में अगर वो 0 रखते हैं, उसकी ऊंचाई कम है, तो वर्टिकल में उसकी 25, हॉरिजॉन्टल में 0.25 है तो वर्टिकल में 1। इस तरीके से हम रखते हैं। फुल सप्लाई लेवल क्या होता है? FSL क्या होता है? फुल्ली सप्लाई लेवल। नहर में अधिकतम डिस्चार्ज कर सकता है पानी का तल पूर्ण प्रदाय तल फुल्ली सप्लाई लेवल कहलाता है। ग्रेविटेशनल फ्लो द्वारा सिंचाई के लिए फुल्ली सप्लाई लेवल भूमि तल से 10 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, जिससे गूल में पानी आसानी से जा सके। फुल सप्लाई लेवल भूमि तल से काफ़ी अधिक ऊंचा हो गया हो उस स्थान में नहर के प्रपात बनाकर पानी तल का नीचे कर लिया जाता है, क्योंकि FSL अधिक होने पर तटबंध के कटाव और एक क्षेत्र में वाटर लॉगिड होने की संभावना रहती है। नेचुरल सरफेस लेवल NSL,
नहर क्षेत्र के आसपास की भूमि की औसत सतह का तल प्राकृतिक तल यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल कहलाता है। इसे भूमि तल भी कहते हैं। नहरों के डिज़ाइन में प्राकृतिक सतह को ध्यान में रखते हुए नहर का खंड निर्धारित किया जाता है। फ्री बोर्ड, नहर के फुल सप्लाई लेवल और तटबंध के शीर्ष के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को हम फ्री बोर्ड कहते हैं। नहर के पूर्ण सप्लाई लेवल पर तटबंध के शीर्ष के मध्य वर्टिकल दूरी को फ्री बोर्ड कहते हैं और इसका लाभ ये होता है कि आकस्मिक रूप से नहर में पानी का तल बढ़ जाने पर पानी तटबंध के ऊपर से होकर बह नहीं पाता है, जिससे नहर के तटबंध के टूटने का भय नहीं रहता है। नहर के पानी में हवा से उत्पन्न लहरों के कारण तटबंध के किनारों का कटाव भी नहीं होना पाता है। नहरों में फ्री बोर्ड आवश्यक रखना चाहिए, जिससे केंद्रीय जल आयोग के फ्री बोर्ड निम्न अनुसार हैं: क्यूमेक 0.7 तक, फ्री बोर्ड 0.46 तक। अब आता है ध्रुवीय ढाल रेखा, ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन्स, SGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। जब नहर में पानी का तल तटबंध की भीतरी सतह को काटता है तब पानी तटबंध में रिसकर सोइल को सैचुरेटेड कर देता है और सोइल के प्रतिरोध के कारण सैचुरेटेड लाइन सोइल में नीचे की ओर झुक जाती है। यह रेखा तटबंध के बाहरी किनारों को काटकर बाहर भी निकल सकती है। इस रेखा के नीचे की सोइल फुल सोइल संतुलित होती है और इसकी ऊपरी मृदा सूखी होती है। इस रेखा को ही हम SGL ध्रुवीय ढाल रेखा कहते हैं और ये रेखा तटबंध से बाहर निकल रही होती है तो इसे अतिरिक्त बर्म बना दिया जाता है। ध्रुवीय ढाल रेखा को विभिन्न प्रकार की सोइलों के लिए निम्न प्रकार होता है। SGL और क्ले सोइल है तो इसमें अनुपात 1:4, एलुवियल सोइल है तो 1:5 और सैंडी सोइल अगर है तो 1:6 का हम इसके अंदर स्लोप देते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान दें हमेशा कि हमें जो हमारी कैनाल है इसके बहुत ज़्यादा इस तरीके के टर्म्स हैं जो मैंने आपको डिफाइन की। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू क्लास।